साथियों, जैसा कि हम जानते हैं हम अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर में हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम हिंदी साहित्य के कुछ वीडियोस पढ़ चुके हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी वो हिंदी वर्णमाला वाला चल रहा है, जिसमें हम वर्णमाला को पूरा पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि वर्णमाला चैप्टर पूरा होने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, जिससे कि आपको ये तय हो जाएगा कि आपने किस तरीके से पढ़ा है और कितनी तन्मयता से पढ़ा है और कितने क्वेश्चन आंसर आपके सही होते हैं, गलत होते हैं। उस हिसाब से आप दोबारा अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपका थोड़े से भी कहीं पे कमी होती है तो उसको पूरा कीजिएगा। साथियों, इसके साथ ही हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने जो वर्णमाला वाला चैप्टर पढ़ा वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाती है। पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो साथियों देखिए, सबसे पहले वर्ण विचार महत्वपूर्ण तथ्य। पहला जो देखेंगे हम कि प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिक क्या होता है। हमने पढ़ा था कि जो हमने पढ़ा था ना संस्कृत के सूत्र यम गण नम नाम नासिका, तो वैसे उस हिसाब से हमको पता है कि जो पंचम वर्ण होगा उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका। किंतु अगर विकल्प में नासिक या ना हो तब क्या करोगे आप ऑप्शन में। तो अगर नासिक या ना हो तो जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी का उच्चारण स्थान माना जाएगा। जैसे अगर हम ग लिखेंगे तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा माना जाएगा, जो क वर्ग का होगा, कंठ माना जाएगा। फिर जैसे म का उच्चारण स्थान नासिक है, लेकिन अगर विकल्प में नासिक या ना हो तो ओष्ठ माना जाएगा। तो पहला तो हमारे जो कंफ्यूजन थी, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है, तो आप ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा है, संस्कृत व्याकरण में स्वरों को अच तथा व्यंजनों को हल कहा जाता है। अच पे हलंत भी है, तो संस्कृत व्याकरण में स्वरों को अच तथा व्यंजनों को हल कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ रखा है एक बार कि अच किसे कहते हैं, व्यंजन या स्वर को। तो संस्कृत व्याकरण में स्वरों को अच तथा व्यंजनों को हल कहा जाता है। शब्दकोश में वर्ण क्रम में पूर्ण अक्षर के पहले, यानी जो पूर्ण अक्षर होगा उससे पहले अनुनासिक व अनुस्वार चिन्ह आएगा। जैसे पहले हंस, फिर हंस, फिर हस, फिर हास और फिर रस आदि, इसी क्रम में आगे। तो साथियों, ये जो कंफ्यूजन था, जो दुविधा थी, वो दूर हो गई होगी। इसके बाद अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आप क्वेश्चन आंसर का लेवल देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। साथियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर लाऊं जिससे कि आपको एक अपनी गहराई का पता लग जाए। ऐसे ही कहीं से उठाकर नहीं लिख दिए गए हैं। आप देखिएगा, बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन आंसर लगेंगे। तो देखिए, पहले हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोग वाह है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे टिक नहीं कर रखा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी तो थोड़ा दिमाग कम लगता है, हम उत्तर की इंतजारी में रहते हैं और फिर हम अपनी सोच के हिसाब से नहीं कर पाते हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से अयोग वाह है तो कौन सा है। पहला जो ऑप्शन है वो है विसर्ग, दूसरा महाप्राण, तीसरा संयुक्त व्यंजन और चौथा है अल्प प्राण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, विसर्ग। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने हिसाब से जरूर एक बार आंसर क्लिक करिएगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा और भूलेंगे भी नहीं आप। अगला जो क्वेश्चन है वो है ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। ऑप्शन 1 मूर्धन्य, ऑप्शन 2 तालु, ऑप्शन 3 ओष्ठ और ऑप्शन 4 है कंठ्य। इसका सही उत्तर है तालु। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में क्ष वर्ण का स्थान किस वर्ण के बाद आता है। जो शब्दकोश होता है हिंदी का, उसमें जो क्ष वर्ण का स्थान है वो किस वर्ण के बाद आएगा। ऑप्शन 1 क, ऑप्शन 2 छ, ऑप्शन 3 हो जाएगा त्र और ऑप्शन 4 ग्यों। सही उत्तर हो जाएगा क। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। पहला ऑप्शन है ध सघोष महाप्राण दंत्य है, ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, च अघोष तालव्य अल्प प्राण है, चौथा है ख कंठ महाप्राण अघोष है। देखिए, ध सघोष महाप्राण दंत्य है। यहाँ सब जो हमने अलग अलग भाग पढ़े उन सबको ही ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ध सघोष है या अघोष है, अल्प प्राण है या महाप्राण है, दंत्य है या अन्य है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा
ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है। यहाँ देखिएगा ध सघोष है, हमने देखा था तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष होता है, ये तो सही है, लेकिन त जो महाप्राण है वो कौन सा हो जाएगा, ध त थ द ध, ध क्या है, महाप्राण है, और जो दंत्य भी है, तवर्ग में आता है तो दंत्य भी है, तो ये भी सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे जो गलत है वो क्या है, ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, क्योंकि ब क्या है, अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। तो ऐसे एक ही जैसे सघोष देख दिया तो आपने सही कर दिया, ऐसे मत करना, पीछे का भी देखना, फिर आप सही ऑप्शन को क्लिक कर पाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन में यहाँ पे संघर्षी है, वैसे ये उसमें व्यंजन भी कहलाते हैं, अगर ऑप्शन में ऐसा है तो आप संघर्षी करेंगे। ए और ए जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ और कंठतालव्य। सही उत्तर हो जाएगा कंठतालव्य। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, छ, क, ख और ड। सही उत्तर हो जाएगा छ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वृत्तमुखी स्वर नहीं है, आ, उ, ओ और औ। हमने पढ़ा था ओष्ठाकृति के आधार पर अवृत्ताकार और वृत्ताकार, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वृत्तमुखी स्वर नहीं है वो कौन सा है, आ। किस विकल्प में पश्च स्वर है, ई, ओ, ए और आई। तो पश्च स्वर किस में है, वो भी हमने पढ़ा था, जिह्वा के जो जिह्वा है वो कहाँ कहाँ टच करती है, किन अवयवों को टच करती है, स्पर्श करती है, उसके आधार पर हमने देखा था अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसमें से जो पश्च स्वर है वो कौन सा है, ओ। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों के वर्ग बनते हैं वो कितने बनते हैं। हमने पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर 3 भेद, पहला ही पढ़ा था हमने, उसमें स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन से 2 आते हैं उसमें, अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श और अंतस्थ, अघोष और सघोष, ऊष्म या स्पर्श, ऊष्म और स्पर्श। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, अघोष और सघोष। अगला क्वेश्चन है, री को क्या कहेंगे, री को क्या कहेंगे, स्वर, व्यंजन, अक्षर या संयुक्त व्यंजन। सही ऑप्शन हो जाएगा स्वर। किस क्रम में विवर्त स्वर है, ई, ए, उ और आ। सही ऑप्शन हो जाएगा आ, नंबर 4 सही हो जाएगा आ। संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है, र, त्र, री या छ। तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा त्र। किस क्रम में मूल स्वर है, उ, ई, औ या ए। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा उ। हमने पढ़ा था मूल स्वर कितने हैं, 4, अ, ई, उ और री। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, 4, 7, 10, 11। तो कितने हैं, 4। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है, फ, ध, उ और भ, क और ल, ख और ढ। बताइए किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है। सही उत्तर हो जाएगा क और ल। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। जो स्पर्श व्यंजन है उनको उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3, 4, 5 या 8। सही उत्तर हो जाएगा 5। कौन कौन से 5, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। 5 हो गए। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, 5 वर्ग अलग अलग से बोले जाते हैं तो 5 ही उच्चारण स्थान होंगे।
भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? अक्षर, ध्वनि, वर्ण या स्वर? सही उत्तर हो जाएगा स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है किसमें? स्वर रहित र का प्रयोग किसमें हुआ है? ट्रक, निर्माण, त्राटक या शत्रु? यानी किस वाले में आधा र है? साथियों इसका उत्तर आपको कमेंट में देना पड़ेगा, नहीं भी आएगा तब भी कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। साथियों मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप कुछ भी अगर वर्णमाला में जहाँ पर आपको लगता है ये समझ में नहीं आया है या कुछ छूट गया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको दोबारा से पढ़ाऊंगी। और इसके साथ ही हमारा वर्णमाला पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। अगला हमारा वीडियो हिंदी साहित्य से होगा जहाँ पर हम आदिकाल शुरू करेंगे। इसके साथ ही हम भारतीय काव्य शास्त्र को भी बीच में शुरू करेंगे या संस्कृत व्याकरण, जो भी आप चाहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं तो आप बताइएगा कि कौन सी जो आपका टॉपिक है उसको पहले किया जाए, अन्यथा हम हिंदी साहित्य आदिकाल से ही शुरू करेंगे।